पहला डाइवोर्स हुआ था, पहला मैट्रिमोनियल केस आया था, तो पूरा कोर्ट इकट्ठा हो गया था, सारे एडवोकेट्स देखने चले गए थे। अच्छा डाइवोर्स भी होता है, अच्छे पति नहीं मिलेंगे फिर आगे जाके। अगर ऐसे ही सुसाइड होने लग जाएंगे तो अच्छे पति तो नहीं रहेंगे किसी के पास भी। अच्छे लाइफ पार्टनर कहाँ से मिलेंगे? शादी से तो भरोसा उठ ही रहा है अब लोगों का। बिकॉज हम भी कोर्ट में जब डिस्कस करते हैं, हम इतने वकील बैठते हैं, तो किसी भी वकील का घर नहीं टूटा होगा, आप ये देख लीजिएगा। अच्छा, ये जो मैट्रिमोनियल साइट की अभी हमने बात की, क्या ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है डिवोर्सेस का? क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पर आप किसी से मिले नहीं हैं, कोई ऐसा सच बॉन्डिंग नहीं है। पहले जैसे रिश्ते आते थे या शादी होती थी तो अपने रिलेटिव्स में होती थी, या रिलेटिव के भी रिलेटिव हैं, तो आगे इस तरीके से कोई नोन है तब शादी किया करते थे। अब मैट्रिमोनियल साइट पे है तो अब यहाँ पर फेस कम देखते हैं। आप वाली बात कि हम पैकेज पहले देखते हैं कि पैकेज कितना बड़ा है, ताकि बाद में हम ज़्यादा डिमांड कर सकें। हेलो नमस्कार, दिस इज सपना सूरी। रेडियो वाला पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जिसकी तैयारी माँ बाप तब से करना शुरू कर देते हैं जब बच्चा घर में पैदा होता है। मेल फीमेल नो बार, लेकिन तैयारियां शुरू हो जाती हैं उसकी शादी की, जो कि 20, 22, 25 सालों बाद होने वाली है। लेकिन इस पर्टिकुलर डे को करण जौहर अपने मूवीज़ में और एकता कपूर अपने सीरियल्स में बहुत ज़्यादा फैंटेसाइज करता है। क्या यही वो रीज़न है कि आजकल शादियां ज़्यादा नहीं चलती? जबकि पहले कहा जाता था कि मैरिजेस आर मेड इन हेवन, लेकिन आजकल वो कोर्ट में एग्रीमेंट साइन करके हो रही हैं। रीजंस बहुत सारे होंगे और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो इन रीजंस से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं, बहुत सारी दिक्कतों में हैं और आजकल सुसाइड जैसी चीज़ें बहुत कॉमन नज़र आने लगी हैं। ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं आज मेरे पास जिसमें मैं बात करने वाली हूँ, और आज हमारे साथ एक्सपर्ट जो जुड़ रहे हैं मेरे सभी सवालों का जवाब देने के लिए, वो हैं एडवोकेट नेहा चौधरी जी। वेलकम मैम। थैंक यू सो मच। मैम की बहुत सारी एक्सपर्टीज़ हैं जिनमें मैट्रिमोनियल और फैमिली लॉ, विमेन एंड चिल्ड्रंस राइट, क्रिमिनल लॉ, मेडिएशन, आर्बिट्रेटर एंड कॉन्सिलिएशन, लीगल एजुकेशन एंड मेंटोरशिप। She is panel advocate of District Legal Service Authority, गुरुग्राम। इतना सारा ज्ञान आपके पास है, आप पहले क्यों नहीं मिले थे? क्योंकि बहुत सारे डिवोर्स हो रहे हैं, बहुत सारे सुसाइड्स हो रहे हैं, एंड स्पेशली अब मेल सुसाइड कर रहे हैं। तो क्या अब ये राइट टाइम है कि हमें इस पर बात करनी चाहिए, या शायद इस टॉपिक को हमें पहले छेड़ना चाहिए था? सपना जी, पहले मैं आपकी डाइवोर्स वाली बात पे आती हूँ जी। मुझे बहुत अच्छे से याद है, गुड़गांव कोर्ट में हमारे सीनियर ने हमें बताया था, जब पहला डाइवोर्स हुआ था, पहला मैट्रिमोनियल केस आया था, तो पूरा कोर्ट इकट्ठा हो गया था, सारे एडवोकेट्स देखने चले गए थे। अच्छा डाइवोर्स भी होता है। जैसे कि आजकल हम कोई हीनियस क्राइम के लिए सब इकट्ठे हो जाते हैं कोर्ट में कि एक बहुत ही लाइमलाइटेड केस है, वैसे ही वो तब डाइवोर्स के लिए होता था। और आज तो 2-2 कोर्ट्स बन चुकी हैं हमारी कोर्ट में, सिर्फ फैमिली कोर्ट बन चुकी हैं, एक स्पेशलाइज कोर्ट बन चुकी हैं अब इनके लिए। सो डेफिनेटली शादी का जो एक कमिटमेंट समझ लीजिए, जो एक प्रिंसिपल्स हमारे पहले थे, वो बहुत चेंज हो चुका है। पहले जॉइंट फैमिलीज़ होती थी, धीरे धीरे वो न्यूक्लियर होगी, न्यूक्लियर हुए तो फिर एक पहले होता था, बड़ों का डर होता था, हर तरीके से एक सिस्टम होता था। लेकिन अब वो सिस्टम टूट चुका है। वो जो एक फैमिलीज़ में प्रिंसिपल्स होते थे, क्योंकि अब न्यूक्लियर फैमिली है, हस्बैंड वाइफ हैं, बच्चे होते हैं, पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट उतना नहीं है, बिजी इतने हैं अपने कॉर्पोरेट, और एक्सपोजर बहुत है, मैं कहूँगी सोशल मीडिया एक्सपोजर कह लो जिसको, या फिर आप बाहर, वुमेन आर ऑल्सो वर्किंग, मेन आर ऑल्सो वर्किंग, जिसमें कहीं ना कहीं फिर ग्राइंड होते हैं बच्चे। सो यस, शादी अब एक, मैरिजेस आर नॉट मेड इन हेवन। और जो हमारा लॉ कहता है वो तो यही कहता है कि भी इट्स अ एग्रीमेंट, एक एग्रीमेंट है, इट्स द लाइफ पार्टनरशिप। अगर वर्ड को आप ध्यान से तोड़ के पढ़ें तो लाइफ पार्टनरशिप। तो अब उसका कंसेप्ट धीरे 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 हल्का होता जा रहा है। अब क्या लगता है ना कि भी शादी कभी भी तोड़ सकते हैं हम, बहुत इजी हो गया, तो बहुत इजी तो नहीं होगा,
डिसीजन लेने के लिए हर कपल के लिए बहुत टफ होता है, बहुत सोचते हैं, हर तरीके से मीडिएशंस में भी जाते हैं, ठीक है, लीगल नोटिसेस भी सर्व होते हैं, लेकिन इट्स लाइक दैट अब वो पेशेंस लेवल नहीं रहा है किसी भी में, मतलब मैं मेल या फीमेल दोनों की बात करूँगी, ये एट द एंड ईगो की लड़ाई है। ये है ही नहीं कि वो प्यार ख़त्म हो चुका है एक दूसरे के लिए। पहले होता था एक अगर गुस्से में है तो दूसरा शांत होता था, अब तो दोनों ही फायर मोड पे होते हैं। तो एंग्री बर्ड्स कहते हैं आजकल, है ना, कि दोनों ही उस मोड पे होते हैं। हम तुम्हें कोर्ट में देख लें, छोटी सी लड़ाई होती है, मैं तेरे अगेंस्ट FIR करवा दूंगी, 2 मिनट नहीं लगते, डोमेस्टिक वायलेंस के केस हो जाते हैं। सो कंसेप्ट ही चेंज हो चुका है आजकल, धमकी भरे रिश्ते ज़्यादा हो चुके हैं। ये नहीं है कि हम थोड़े से काम हो जाएं, शांत हो जाएं और उसके बाद एक चीज़ को लेके हम बात करें। आगे क्या होगा, पीछे क्या होगा और बच्चों का क्या होगा, कुछ नहीं सोचा जाता इसके बारे में। बिल्कुल स्पॉन्टेनियस डिसीजंस ले लेते हैं कि I'll see you in court, I'll see और you in the court, वहाँ I'll जाकर sue you, हाँ। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ बताइए, आपने अभी जैसे बताया कि डिवोर्स जो है, जब फर्स्ट केस आया था तो सब पहुंच गए थे उसे विटनेस करने के लिए। ये कितने साल पहले की बात कर रहे थे? ये मैं, आप समझ लीजिए, तकरीबन 25 इयर्स बैक की बात कर रही हूँ। तब इतना कंसेप्ट नहीं था। और अब कितना % इसमें ग्रोथ है? एवरी डे मैट्रिमोनियल केसेस जो हैं कम से कम 15 से 20 फाइल होती हैं, मतलब फाइलिंग है, उसके बाद उनकी डेट्स होती हैं। हर रोज़ की हियरिंग कॉज लिस्ट में होती हैं, वो कम से कम 50 तक की होती हैं। सो डेली इतनी केसेस हो रहे हैं। ये तो सिर्फ वो है कि भी मैं बता रही हूँ, अगर चाहें तो ये बढ़ भी सकते हैं, ये बढ़ेंगे, आगे जाके बढ़ेंगे, इसका कोई अभी स्टॉप नहीं है। बिकॉज मैरिज इज़ वेरी अनऑर्गेनाइज्ड इंस्टीट्यूशन, अभी भी बहुत अनऑर्गेनाइज्ड इंस्टीट्यूशन है, अभी ये उतना ऑर्गेनाइज नहीं है। पहले हम अपने सिद्धांतों की वजह से रुक जाते थे, हमें शर्म हया होती थी, हमारे मतलब कहते थे ना, डाइवोर्स का टैग भी लगना बड़ा एक टैबू होता था। वो टैबू वाली चीज़ ही नहीं रही है, लोगों के अंदर वो चीज़ रही नहीं है। अब तो सीधा कोर्ट में देखते हैं। और कहीं ना कहीं मैं समझती हूँ कि भी ठीक भी है, अगर डाइवोर्स लेना चाहते हो। मैं इसको ये नहीं कहूँगी कि डाइवोर्स लेना गलत है, एक्सट्रीम केसेस भी होते हैं, बट डाइवोर्स डजंट मीन दैट इट शुड बी यूज एज अ टूल टू एक्सटॉर्ट मनी। इट शुड बी, जो कि आजकल हो रहा है, जो कि आजकल हो रहा है ना। जब हम पिटीशंस पढ़ते हैं, है ना, दूसरे वकीलों की, जब हमारे पास आते हैं तो ऑलमोस्ट सारे ग्राउंड्स वही होते हैं। किसी ने किसी पे एडल्ट्री का केस लगा दिया है, किसी ने बोला एक क्रुएलिटी का केस है। बहुत कम होगा, ग्राउंड्स तो बहुत सारे हैं, डाइवोर्स के, धर्म चेंज कर दिया, इम्पोटेंसी होता है, इम्पोटेंसी का भी लगा देते हैं बहुत आसानी से। बहुत सारे ग्राउंड्स हैं, बट फिर घूम फिर के मेंटल क्रुएलिटी और एडल्ट्री ही करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। अच्छा, मैं इस चीज़ को थोड़ा सा और क्लैरिटी से समझने की कोशिश करना चाह रही हूँ कि जब एक इंसान आता है या एक फीमेल आती है, उसकी फैमिली आती है कि मुझे अपने हस्बैंड के अगेंस्ट एक केस फाइल करना है डिवोर्स का, तो कई बार ऐसा होता है कि उन्हें शायद ज़्यादा लॉज के बारे में पता नहीं है, या जो भी ग्राउंड्स आप बता रहे हैं कि ये ग्राउंड पे हम एलिगेशंस लगा सकते हैं एक मेल के ऊपर, तो ये कौन बताता है? ये FIR करते टाइम ये ग्राउंड्स लगाए जाते हैं, या जब ये कोर्ट में आते हैं तो एडवोकेट्स हैं वो बताते हैं कि आप ये भी लगा दीजिए, ये भी लगा दो, ये भी लगा दो? बिकॉज ऐसे बहुत सारे केसेस हुए जिसमें अभी हमने अतुल सुभाष का भी केस देखा, पुनीत का भी केस देखा, तो उन्होंने कहा कि हमारे ऊपर 10-10, 12-12, 21-21 केसेस। तो ये इतनी नॉलेज एक कॉमन एक किसी फीमेल को हो, ऐसा एक्सेप्ट मैं तो नहीं करना चाहूँगी, लेकिन रियलिटी क्या है? मैं आपको इसके 2 डायरेक्शन बताऊंगी। एक, कोई भी मैट्रिमोनियल जब भी केस उठता है तो उसका रूट होता है इधर थ्रू पुलिस स्टेशन या फिर डायरेक्टली थ्रू कोर्ट। अगर तो वो थ्रू पुलिस स्टेशन जा रहे हैं तो वहाँ पे भी काउंसलिंग्स होती हैं, मीडिएशंस होती हैं, एंड 3 महीने का समय होता है। 90 दिन के बाद ही एक मतलब प्रॉपर मीडिएशन काउंसलिंग देख लिया। अगर वहाँ पे भी काउंसलर्स जो पुलिस होते हैं उनको अगर समझ नहीं आ रहा कि दोनों नहीं मतलब रह सकते, तो एक FIR दर्ज हो जाती है अगेंस्ट द मेन। देयर इज़ नो लॉ दैट सेज कि वुमेन के अगेंस्ट कोई ऐसा केस होगा। होता तो आदमी के अगेंस्ट ही है। बट
उस दौरान पर भी बहुत नेगोशिएशंस होते हैं। ये आपके अगेंस्ट FIR हो जाएगा, आप कुछ ले दे के अगर करना चाहो तो आप म्यूचुअल डाइवोर्स के लिए एक बहुत बड़ा प्रेशर क्रिएट किया जाता है कि इसको म्यूचुअली ख़त्म कर दीजिए, क्योंकि फिर तो आपके ऊपर बहुत सारे केसेस होंगे। सिमिलरली जब वो रूट आता है डायरेक्टली इन द कोर्ट की थ्रू कोर्ट अगर वो जाता है तो ऑब्वियसली वो वकीलों के थ्रू आते हैं। और अनफॉर्चुनेटली हमारे प्रैक्टिस में ऐसे वकील भी हैं जो कहते हैं हम ये भी डाल देते हैं, वो भी डाल देते हैं। एक बहुत मतलब 5 का पैकेज कहते हैं हम जिसको, कि 5 केसेस का पैकेज, पहले ये डालेंगे, डोमेस्टिक वायलेंस का डालेंगे, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स डालेंगे, डाइवोर्स भी डालेंगे, बच्चे की कस्टडी का भी डालेंगे, मेंटेनेंस का केस भी डालेंगे। इतने सारे केसेस वो एक साथ डाल देते हैं कि ऑब्वियसली हर केस की डेट डिफरेंट होगी। अब आप एक चीज़ को समझने की कोशिश कर दीजिए, ऑब्वियसली शादियां जब होती हैं, अरेंज हो या लव मैरिज हो, दो अलग अलग स्टेट या सिटी के लोग होते हैं, सेम सिटी होता है तो बात अलग होती है, लेकिन कई बार जानबूझकर भी किसी और स्टेट में जाके कर देंगे। ये जानबूझ के हैरास करने के लिए, ये हैरास की मेल विजिट करना पड़ेगा। मेरे पास एक केस आया था जिसमें कि यूपी में केस डला था। आई विल नॉट नेम एनीवन, बट हाँ वो यूपी में केस डला था। वो लड़की सिर्फ एक रात रुकी थी, अगले दिन जाके वो केस डाल दिया। वो 10 साल से केस चल रहा है डोमेस्टिक वायलेंस का। एक रात? हाँ वो चल रहा है, एक रात रुकी है जिसे, और डाउरी का केस डाल दिया कि भाई मेरे से तो डाउरी। 10 साल हो गए हैं। आई थिंक उन फैमिली ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। मैं जब उनके साथ वीडियो काउंसलिंग कर रही थी, वो मुंबई में रहता है लड़का, मुंबई से हर बारी यूपी आना, नॉन अवेलेबल वारंट आपके अगेंस्ट निकले, आपको अपीयर होना ही पड़ेगा इन एनी केस। वो कॉस्टिंग आप देख लीजिए, वो समय देख लीजिए। लड़कियां इतनी हद तक चली जाती हैं कि उनके ऑफिस में भी पहुंच जाती हैं कि वो बंदा अब कमा के भी कहाँ से दे आपको, वो इतना हैरास कर देती हैं जैसे पता नहीं कितना बड़ा क्राइम कर दिया उसने। अर्निंग सोर्सेज ख़त्म हो जाते हैं, आपको ट्रैवल इतना करना पड़ता है, मेंटल हैरासमेंट इतना हो जाता है आदमी के ऊपर कि एट द एंड थक जाते हैं। जिस केस की मैं बात कर रही हूँ उसमें जब मैं वीडियो काउंसलिंग कर रही थी तो मुझे माताजी ने दिखाया अपना कि देखो मेरा तो ब्रेस्ट कैंसर था बेटा, मेरे तो स्टिचेस लगे हुए हैं, मुझे इस हालात में भी जाना पड़ रहा है। अब आप लिमिट देखिए कहाँ तक बंदा इंसान करेगा। एग्जैक्टली। अब रही बात अतुल सुभाष की, मैं जब उनकी वीडियोस देख रही थी मेरे तो एक बारी हाथ पैर ऐसे फूल गए। आई हैड गूज़बम्स कि इतना समझदार इंसान जो इतना इंटेलिजेंट है, जो समझता है हर चीज़ को, बहुत बारीकी को समझता है, उसने इतना बड़ा कदम उठा लिया। और जब ये वीडियो मैंने भी देखी एंड फ्रैंकली एक बहुत बड़ा ट्रॉमा था हमारे लिए भी। इतने पेशेंस के साथ उसने वीडियो बनाई जी, थ्रू आउट। ही वॉज नॉट इन हरी। वो कहीं पर भी ऐसा नहीं कर रहा था कि मुझे सुसाइड करना है तो मैं जल्दी जल्दी वीडियो वाइंड अप करूं, बट बहुत पेशेंस के साथ उसने एक एक क्लॉज समझाया, एक एक अपने ऊपर जो एलिगेशंस लगाए गए थे उसे एक्सप्लेन किया, और उसके पीछे कितनी हैरेसमेंट थी, कितना वो सप्रेस हो रहा था, शायद किसी से बता नहीं पा रहा था, तो उसने वीडियो के थ्रू सबको बताया और अपने जितने भी एविडेंसेस थे उसने बहुत अच्छे तरीके से उन्हें प्लॉट किया, बिल्कुल सबको मेल किया। पुनीत ने भी कुछ ऐसा ही किया। बट क्या ये नया एक मतलब सबके लिए एक नया सिस्टम बन रहा है, सबको एक एक्सपोजर मिल रहा है कि नेक्स्ट इज दिस? टू बी वेरी ऑनेस्ट एक अच्छा एग्जाम्पल सेट नहीं किया तो मैं इसको प्रमोट नहीं करूँगी कभी भी, क्योंकि मैं समझ सकती हूँ वो इंसान सिर्फ कानूनी लड़ाई नहीं, वो एक भी लड़ रहा था। वो कितना दबाव में था, परिवार परेशान हो रहा है, कोई भी माँ बाप नहीं चाहेगा कि उसका बेटा इन सब चीज़ों से गुजरे। अपने बच्चे से वो खुद नहीं मिल पा रहा था, वो एक अलग ही बैटल लड़ रहा था। वो सिर्फ एक कानूनी लड़ाई नहीं था, वो एक सिस्टम से लड़ाई था कि इस सिस्टम में ऑब्वियसली थोड़ा सा नहीं बहुत ज़्यादा लूप्स हैं। उन्होंने बताया कि उनको डायरेक्टली पूछा गया कि आप इतने पैसे दे दीजिए तो हम आपका ये वाइंड अप करवा देते हैं केस।
बहुत हैरानी की बात है क्योंकि उकसाया सुसाइड के लिए उन्हीं की पत्नी ने था और इन फ्रंट ऑफ जज As बोला गया कि आप क्यों नहीं सुसाइड कर लेते हो, क्योंकि अतुल सुभाष का जो केस है वो तो सामने आ गया। ऐसे बहुत होते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होते हैं। उन्होंने बोला कि 3 करोड़ मांग रहे हैं, पहले 2 करोड़ की डिमांड थी, अब 3 करोड़ की है। तो जज भी आगे से बोल रहे कि आपके पास होंगे तभी मांग रही होंगे। इट्स नॉट 3 करोड़ इज नॉट आप जीरो गिनिए ना कितनी है उसमें। एग्जैक्टली। तो दिस इज नॉट अ जोक। तो ये एक ऑब्वियसली एक गलत एग्जाम्पल है। फिर पुनीत खुराना का केस हुआ, दिल्ली के अच्छा कैफे चलाने वाला, वो भी चला गया। उसने भी बोला कि मेरे माँ बाप कब तक भरेंगे। अतुल की मुझे बात बहुत मतलब एक तरीके से पावरफुल लगी, क्योंकि उन्होंने ये बोला कि मैं अपने ही पैसों से अपने क्रिमिनल्स को और ज़्यादा बढ़ावा दे रहा हूँ, उनको और ज़्यादा बढ़ावा दे रहा हूँ कि अगर मैं अपना पैसा देता रहूँगा, मैं टैक्स भी भर रहा हूँ, तो सैलरीज तो वहीं से ही जाती है ना जब हम टैक्स भरते हैं। तो ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट। उसके बाद अभी एक मैंने रिसेंटली केस और सुना है, एक सोनू का आया है यूपी से। सो ऐसे तो केसेस सुनने में आता रहेगा जब तक सरकार कोई एक ठोस कदम नहीं उठा लेती है। कि जब केस औरत का आता है हमें क्या क्या चीज़ें समझनी होगी, क्योंकि पीछे भी एक आया था कि अरेस्ट तो नहीं करेंगे, पहले तो अरेस्ट कर लेते थे इमीडिएटली पूरी फैमिली को अरेस्ट कर लेते थे। तो अब लेकिन वो चेंज हुआ कि अरेस्ट नहीं करेंगे किसी को भी, अरेस्ट नहीं होते हैं। आपकी काउंसलिंग होगी, आपको जो भी है कोर्ट से ही ऑर्डर्स मिलेंगे अरेस्ट होने के। तो ये पहले कॉग्निजेबल था, पुलिस स्टेशन तक, अब ये नॉन कॉग्निजेबल हो गया कहीं ना कहीं। प्राइमा फेशिया अगर दिख रहा है कि भी हाँ लाइफ थ्रेटनिंग है, देन इट इज़ अ डिफरेंट केस। अगर मारपीट है औरत के ऊपर, देखो एक चीज़ मैं ज़रूर एक ऐड करना चाहूँगी, सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट कि मेंस के ऊपर अत्याचार हो रहा है, लेकिन हमें नहीं भूलना चाहिए कि हमारे पास में औरतों के ऊपर बहुत अत्याचार हुए हैं। सती हुई हैं औरतें, डाउरी डेथ्स हुई हैं, हम नहीं भूल सकते हैं। चाइल्ड मैरिजेस हुई हैं, कितने अबॉर्शंस होते थे, इक्वल पेज नहीं मिलते थे। हम वो चीज़ें नहीं भूल सकते कि औरतों के ऊपर कितने अत्याचार हुए थे। उन्हीं की वजह से एक्ट्स ने जन्म लिया, जिसे हम कहते हैं डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट होता है, प्रोटेक्शन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस होता है, पॉक्सो होता है, मैटरनिटी बेनिफिट होता है। इस तरीके के बहुत सारे हमें, इवन सती के लिए भी एक निकला था कि हस्बैंड मरेगा तो औरत को भी मरना होगा। तो ये सारी चीज़ें फिर धीरे धीरे, क्योंकि औरतों के ऊपर फिर वो दबाव पड़ता रहा, तो एक एक्ट ने लिया, कानून ने अपने हाथ में लिया कि नहीं हम प्रोटेक्ट करेंगे औरतों को। लेकिन ये कब मिसयूज होने लग गया? एग्जैक्टली, दिस वाज माय नेक्स्ट क्वेश्चन कि जब भी हम या गवर्नमेंट कोई लॉ बनाती है तो सबको पता है कि अगर कॉइन का एक साइड है कि उसका यूज होगा, तो नेक्स्ट साइड ये है कि उसका मिसयूज भी होगा। उसी टाइम प्रिकॉशंस क्यों नहीं लिए जाते? क्यों लोगों को मरने दिया जाता है? यहाँ मैं सिर्फ मेल्स की बात नहीं करूँगी, मैं फीमेल्स की बात करूँगी। आपको पता है कि कहीं ना कहीं इसका मिसयूज होगा। चलो ठीक है, मैं एक छोटे एग्जांपल से आपको एक दे देती हूँ कि जब एक कंप्यूटर बना था, धीरे धीरे इम्प्रूवाइज ही हुआ। पहले एक रूम जितना बड़ा होता था, फिर उसको छोटे करते रहे। आज तो हमारे हाथों में छोटे छोटे मोबाइल्स भी एक कंप्यूटर की तरह ही हैं। ये ऑब्वियसली जब सिस्टम सामने आता है, जब प्रैक्टिकली यूज़ होता है, और तब उसमें फ्लॉज क्या होते हैं वो धीरे धीरे पता होता है। ऐसा नहीं है कि भी इनमें कोई चेंजेस नहीं आए। पहले जब डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट आया था उसमें भी अमेंडमेंट्स होते हैं। दिस सोसाइटी इवॉल्व्स। पहले सोसाइटी की थॉट प्रोसेस डिफरेंट थी, अब धीरे धीरे चेंज होती जा रही है ना। हम इवॉल्व हो रहे हैं, सोसाइटी इवॉल्व हो रही है। पहले औरतें काम पे नहीं जाती थी, अब मैक्सिमम घर की औरतें अब तो बोलते हैं कि भाई हमें बहू वर्किंग चाहिए। बिल्कुल, ये अब आ चुका है कंसेप्ट। अब धीरे धीरे सिस्टम चेंज हो रहा है। अच्छा, तो जब सिस्टम चेंज हुआ, एक्ट्स बदले, एक्ट्स में कुछ अमेंडमेंट्स हुए, फिर भी आज सुसाइड हो रहा है। इसका मतलब जो अमेंडमेंट्स हुए वो उस लेवल के अमेंडमेंट्स नहीं थे जो कि सोसाइटी के अकॉर्डिंगली रिक्वायर्ड थे। देखिए, अभी आईपीसी से चेंज हुआ है, भारतीय न्याय संहिता, एंड सबसे जो पहले चैप्टर पे हम लेके आए, और वुमेन एंड चिल्ड्रन के जो ऑफेंसेस हैं वो चैप्टर 1 में आ चुका है।
पहले वो लास्ट में होता था, अब वो शुरू में आ चुका है। एंड देयर इज़ नो लॉ फॉर मेन, उसमें कोई इवन सेक्शन भी नहीं है। क्योंकि देखा जाए तो जो एक्ट वुमेन के लिए बने, जो लॉज वुमेन के लिए बने, वो औरतें नहीं यूज़ कर पा रही एक्चुअली, जिनको इसकी ज़रूरत है। एग्जैक्टली अब तो एक नया ना ऐसा लगता है जैसे सोसाइटी में स्टार्टअप है। हाँ। पहले डिवोर्स बहुत ही रेयर सुना जाता था एज यू मेंशन्ड अर्लियर, लेकिन अब ऐसा लगता है इस घर में भी डिवोर्स हो गया, इस घर में भी डिवोर्स हो गया, इनका भी डिवोर्स हो गया, बहुत कॉमनली सुनने बहुत को कॉमन हो गया। और शादी करते ही पहले होता था कि 1 साल के अंदर ना आवाजें आने लगती थी कि कब प्लान कर रहे हो, फैमिली कब प्लान कर रहे हो। अब ऐसा लगता है कि कहीं ये सुनने में ना आ जाए कि डिवोर्स कब फाइल कर रहे हो, डिवोर्स कब फाइल कर रहे हो, इतना कॉमन हो गया है। लेकिन इस कॉमन फिनोमिना में एक मेल मेंबर जो है वो बहुत ज्यादा सप्रेस हो रहा है। स्ट्रेस हो रहा है। मैं तो अब इतना सुनने में आती हूँ कि भी नो मैन इज रेडी टू गेट मैरी। एक कंसेप्ट धीरे धीरे लिव इन हो जाएगा, लिव इन में ही ज़्यादा रहेगा अब हमारा सोसाइटी जो दिखने में आ रहा है। अच्छा, उसके लिए कोई ऐसा लॉ नहीं है? लिव इन के लिए है, लिव इन इज लीगल। अभी उत्तराखंड में एक आवाज तो उठी है, गवर्नमेंट ने एक पहल की है, लेकिन एक्चुअल में अभी तक लिव इन के लिए कोई लॉ है नहीं, ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग लॉ नहीं है। बट हाँ, लिव इन को लीगलाइज कर दिया गया था कि अगर दोनों एडल्ट हैं, देखो लिव इन के भी प्री रिक्विसाइट्स हैं। हर कोई समझता है कोई भी लिव इन में रह सकता है, उसका प्री रिक्विसाइट ये है कि भी एडल्ट होने चाहिए दोनों, दूसरा अनमैरिड होने चाहिए, ठीक है, और डिफरेंट जेंडर के होने, दोनों ऑपोजिट जेंडर के होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि अभी तक LGBTQ को भी इन्होंने अप्रूवल नहीं दिया है। तो दिस इज द थिंग। एंड हाँ, आपका लिव इन रिलेशनशिप तब प्रूफ होता है जब आप एक लंबे सिरे से एक सोसाइटी में हस्बैंड वाइफ की तरह रह रहे हो, वो दिख रहा है। फॉर एग्जाम्पल यू आर शेयरिंग योर बिल्स, ठीक है, आपको दिखाना होगा आपका रेंट एग्रीमेंट है या आपने कोई प्रॉपर्टी साथ में परचेज की है। इट डजंट मीन आपने बोला हफ्ते के बाद हम तो लिव इन में, उसको लिव इन नहीं माना जाएगा। तो एक उसके भी इसका भी एक लीगल प्रोसीजर है जिसको आपको फॉलो करना। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये बिल्स शेयर करना या प्रॉपर्टी में भी आपको अपना कंट्रीब्यूशन रखना है फीमेल्स को, तो मुझे लगता है कि जो फेमिनिज्म के फेवर में है दे आर गोइंग टू किल मी आफ्टर दिस, बट आफ्टर मैरिज ऐसा क्यों नहीं होता? वहाँ सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक मेल मेंबर के ऊपर डाल दी जाती है। नाउ यू अर्न, आप बीवी भी पालेंगे, आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड्स योर पेरेंट्स है वो भी आप निभाएंगे, अपने लिए भी करना है, अपने बच्चों के लिए भी करना है, और उसके ऊपर अगर नहीं बनी या डिवोर्स फाइल हो गया तो एलिमनी भी दो। सपना, कभी आप मैट्रिमोनियल साइट्स पे गए हो? भारत मैट्रिमोनियल तो ज़रूरत ही पड़ी, लेकिन हाँ, जब हम मैट्रिमोनियल साइट्स पे जाते हैं तो एक होता है कि आपका एनुअल इनकम क्या है, आपका पैकेज क्या है, वो बहुत क्लियरली आपकी क्या पोस्ट है। तो यूजुअली शादी उस पैकेज से की जाती है। अच्छा, डिवोर्स के लिए भी इतना मोटा पैकेज इसीलिए होता है। हाँ, वो देखते हैं कि अगर इतना वो कमा रहा है तो अगर जब हम हफ्ते महीने के बाद 2 महीने के बाद जब हम केस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा। क्योंकि रिसेंटली मेरे पास केस आया था जिसमें पहले मैं समझ ही नहीं पाई कि ये लड़की, एक मुझे तो ये बताया गया कि उसको डॉग से प्रॉब्लम है या कुछ भी इस तरीके की चीज़ें चल रही थी। बट लेटर ऑन व्हेन आई तीसरी सीटिंग हुई मेरी उस लड़के के साथ, तो मैंने ऐसे ही जनरली पूछ लिया कि व्हाट इज़ योर पैकेज। सो ही सेड आई अर्न 50 lakhs पर एनम। मैं कहूँ माय गॉड, नाउ आई अंडरस्टैंड वेयर इज़ इट गोइंग। तो पहले मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि व्हाट इज़ हैपनिंग। वो बहुत ही ज़्यादा क्योंकि वो लड़की का पहले भी एक रिश्ता टूट चुका था। इस तरीके की चीज़ें धीरे धीरे सामने आती हैं और पता लगता है कि ये लड़की, जब पता लग जाता है कि ऐसा बैकग्राउंड है लड़की का कि 1, 2, 3 रिश्ते टूट चुके हैं या शादियां टूट चुकी हैं, तो पता लग जाता है कि हाँ, व्हाट इज़ दी मोटिव बिहाइंड दिस होल जो भी शादी का ड्रामा कहूँगी मैं इसको, जो करते हैं वो। अच्छा, ये जो मैट्रिमोनियल साइट की अभी हमने बात की, क्या ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है
डिवोर्सेस का, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पर आप किसी से मिले नहीं हैं, कोई ऐसा सच बॉन्डिंग नहीं है। पहले जैसे रिश्ते आते थे या शादी होती थी तो अपने रिलेटिव्स में होती थी, या रिलेटिव के भी रिलेटिव हैं तो आगे इस तरीके से कोई नोन है तब शादी किया करते थे। अब मैट्रिमोनियल साइड पे है तो अब यहाँ पर फेस कम देखते हैं। आप वाली बात कि हम पैकेज पहले देखते हैं कि पैकेज कितना बड़ा है, ताकि बाद में हम ज़्यादा डिमांड कर सकें। ये तो वैसा हो गया ना, हम कोई अमेज़ोन साइट पे गए, हमें कुछ खरीदना है, हमें जो बेस्ट लगेगा और जो बेस्ट चीज़ लगेगी हम वो उठा लेंगे और अपने ऐड टू कार्ट में कर देंगे। ये बिल्कुल वैसा ही है। आप जाओगे, आपको इतने सारे चाहे आप भारत मैट्रिमोनी, आई विल नॉट नेम इट, बट किसी भी मैट्रिमोनियल साइट में जाओ या फिर आप किसी डेटिंग एप्स पे भी जाओ तो यही तो हो रहा है। एग्जैक्टली यही हो रहा है कि ये दिखाया जाता है कि आप दिखने में ऐसे हो। मेरे पास तो कितने लोग आए कि हम तो मिलने जाते हैं, दिखता तो कुछ और ही था या दिखती तो कुछ और ही थी। वो तो इंस्टाग्राम पिक्चर्स मतलब इतने फिल्टर्स वाले होते थे तो है ना, वो हो जाता था। या पैकेजेस को लेके होता था, पैकेजेस क्या पता किसी ने सच डाला है कि नहीं डाला है, आप कितनी स्क्रूटनी करते हो उसके ऊपर, कितनी आप चेक करते हो। ये बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स है। शादी is not a business. We need to understand in a society that marriage is about having a family. क्योंकि जो अभी चल रहा है, मैं इसका आपको फ्यूचर बताती हूँ थोड़ा, क्योंकि मैं ज़्यादा दूर का सोचती हूँ कि क्या होने वाला है अभी। शादियाँ बहुत टूट रही हैं, बच्चे इन्वॉल्व हैं उसमें, और जो बच्चों पे इम्पैक्ट आने वाला है, ये बच्चे आज की जो हमारा कल है हमारा, जो फ्यूचर है हमारा, जो आज के बच्चे हैं, दे आर नॉट गोइंग टू बिलीव इन एनी रिलेशनशिप, इधर इट इज़ फ्रेंडशिप। मैं कहूँगी बहुत जल्दी टूटेंगे रिश्ते, शायद शादियाँ ही नहीं होंगी, और बहुत एग्रेसिव बच्चे निकल के आने वाले हैं। मेंटल हेल्थ के ऊपर बहुत इम्पैक्ट। अभी तो किसी को ये भी नहीं पता कि एक मेंटल हेल्थ केयर एक्ट भी होता है। एग्जैक्टली 2017 में आया था। नो वन इज टॉकिंग अबाउट इट, बट वी हैव दिस प्रोविजन ऑल्सो। प्रॉब्लम इज दैट अवेयरनेस है पर आधी है लोगों के बीच में। लोग इसके बारे में, उनको लगता है कि भी वकील ने बोल दिया, जब वो जाते हैं अपना केस फाइल करने के लिए, ये कर देंगे। देखो, no advocate is going to tell you the whole thing. I have conducted number of workshops and seminars on different topics, but when I ask them, do you know this, do you know that, वो सब blank होते हैं। गूगल पे सब अवेलेबल है, लेकिन जो हम प्रैक्टिकली देख रहे हैं, जो हम प्रैक्टिकली कर रहे हैं, वो डिफरेंट होता है। सो इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट, जब आप अपना एडवोकेट चुन रहे हैं, बहुत सोच समझ के करिए। चाहे उनके सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा होंगे, लेकिन जो पीछे की स्टोरी है, जो बैकग्राउंड है, वो क्या है, बिहाइंड द सीन्स क्या चलता है, यू नेवर नो। अच्छा, जब केसेस आपके पास आते हैं तो उन केसेस में रिलेटिव्स का क्या रोल होता है? क्योंकि जब तक तो एक आपस में डिससेटिस्फेक्शन होती है, या आपस में हम कहें कि कंपैटिबिलिटी कम हो रही होती है, तब तक कोई नहीं आता। द मोमेंट केस इज इन द कोर्ट, तो पॉपअप की तरह ना हमारे रिलेटिव्स भी निकल कर आ जाते हैं। अरे ये नहीं किया, ये केस भी डाल देते। अरे हमारे वहाँ उसका हुआ था ना, उसने ये केस डाला था तो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया था, एलिमनी और बड़ी हो गई थी, अमाउंट इतना बड़ा हो गया था। वैसे जो मैंने रिसर्च किया उसमें ये था कि इंडिया में डिवोर्स रेट एक तो बढ़ रहा है, और उसके मेजर 2 रीजंस, फर्स्ट वन इज रिलेटिव्स एंड द सेकंड वन इज फाइनेंस। तो रिलेटिव्स बीच में भी शायद आजकल पेरेंट्स भी चाहते हैं कि ठीक है, अगर नहीं हो पा रहा, छोड़ो, डिवोर्स कर लो। अदरवाइज पहले हमारी जनरेशन ऐसी है जहाँ मदर्स ये कहती थी, ऐसे नहीं आना घर, लड़कर घर नहीं आना, हंसते मुस्कुराते ही घर आओ। तो ये भी एक रीज़न था कि हम लोग एडजस्ट कर लेते थे। और यहाँ पर भी एक चीज़ हमेशा मैं कहती हूँ कि लड़कियाँ और लड़के, आजकल के जो बच्चे हैं, वो 3 वर्ड्स को लेकर बहुत कंफ्यूज होते हैं, एडजस्टमेंट, कॉम्प्रोमाइज एंड सेक्रीफाइस।
दे डू नॉट नो द मीनिंग ऑफ दीज 3 वर्ड्स और जनरली वो एडजस्टमेंट को ही कॉम्प्रोमाइज या फिर सेक्रीफाइस कहते हैं. आई हैव सेक्रीफाइस माई पर्सनल लाइफ फॉर योर रिलेटिव्स, और इस बात को लेकर इशू हो जाता है. ऑफ कोर्स यू हैव योर पर्सनल टाइम, बट उसके साथ साथ आप, ये फैमिली किसकी है, वो भी तो आपकी है. लेकिन ऐसा नहीं देखा जा रहा, आजकल के बच्चों में नहीं देखा जा रहा. तो पेशेंस अगर आज की जनरेशन में कम है तो शायद पेरेंट्स में भी कम हो गया, और वो बहुत जल्दी कह देते हैं ठीक है ठीक है ठीक है, केस फाइल कर दो, वी आर विद यू, डोंट वरी, हम करेंगे. कुछ केसेस में जेन्युइनली सपोर्ट की ज़रूरत होती है और करना भी चाहिए, लेकिन बहुत सारे केसेस, एक परसेंटेज अगर मैं आपसे पूछूं, एक डेटा लेना चाहूँ कि कितने % ऑफ केसेस ऐसे आते हैं जो कि फेक हैं, या फिर आपको लगता है कि ज़रूरत ही नहीं थी केस फाइल करने की, या तो आप घर में ही बात करके इस बात को ख़त्म कर सकते थे. सपना, पहले ऐसा होता था कि घर में कुछ इस तरीके का इशू होता था ना, तो एक्चुअली में परिवार साथ में बैठ के डिस्कस करता था पूरा. Exactly. और एवरीवन यूज्ड टू टेक इंटरेस्ट इन इट. चाचा हो या मामा हो या मासी हो या बुआ हो, सब आते थे, बैठते थे, समझाते थे बच्चों को. ठीक है, लेकिन अब वो ख़त्म हो चुका है कंसेप्ट, और 80 to 90% ये फेक होते हैं केसेस. 80 to 90%, क्योंकि जब आप देखिए कोर्ट में केस आता है, उसको प्रूफ भी तो करना पड़ेगा ना. अब मैंने आपको अभी बताया कि जब हम पेटिशंस पढ़ते हैं ऑलमोस्ट सेम ही फैक्ट्स होते हैं. अब हर केस एक जैसा कैसे हो सकते हैं, है ना. यू हैव टू प्रूव. अगर आप एडल्ट्री लगा रहे हो, यू हैव टू प्रूव कि आप अपने पार्टनर के अगेंस्ट, मैं मेल फीमेल किसी का नहीं लूँगी, अगर आप हस्बैंड भी तो फाइल कर सकता है या वाइफ भी फाइल कर सकती है, तो एडल्ट्री है तो प्रूफ करके दिखाओ कहाँ है एडल्ट्री. ठीक है, अगर फाइनेंशियल अब्यूज़ है तो कहाँ है. देखिए, जो डोमेस्टिक वायलेंस है उसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ अब्यूज़ हैं. एक होता है फिजिकल अब्यूज़, आप उसको प्रूफ कीजिए. एक होता है फाइनेंशियल अब्यूज़, आप उसको प्रूफ कीजिए. फाइनेंशियल अब्यूज़ मतलब कि आपको खर्चा पानी ना देना. ठीक है. फिजिकल मारा है. ठीक है. उसके बाद सेक्सुअल अब्यूज़, हैविंग रिलेशनशिप विद समवन एल्स, शोइंग पोर्नोग्राफी फोर्सफुली, इस तरीके की चीज़ें हो गई इस तरीके से, या करना ही नहीं उसको. अगर उसके साथ फिजिकल रिलेशन नहीं बना रहे हो, वो एक मेंटल अब्यूज़ में आ जाता है, इमोशनल अब्यूज़ में आ जाता है. फिर एक होता है वर्बल अब्यूज़, बहुत ज़्यादा ताने देना, बहुत ज़्यादा उसके साथ इस तरीके से मतलब ट्रीट करना कि दैट कि तुझे तो लाके हमने एहसान ही किया है, दीज काइंड ऑफ थिंग्स. तो ये अब्यूज़ को जब 5 तरीके के अब्यूज़ को जब नज़र में रखा था, तो ये एक डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, पहले तो आईपीसी में 498A था, जो सिर्फ और सिर्फ डाउरी और डाउरी डेथ के ऊपर ही फोकस करता था, और उसमें सिर्फ लड़का और लड़के के रिलेटिव मतलब माँ बाप ही आ सकते थे. लेकिन अब डोमेस्टिक वायलेंस जब से आया है, तो आप तो मतलब डॉटर भी फाइल कर सकती है डोमेस्टिक वायलेंस, वाइफ भी कर सकती है, मदर भी कर सकती है, एनी फीमेल मेंबर इन द फैमिली कैन फाइल डोमेस्टिक. तो इसको क्लियर करना चाहिए कि डोमेस्टिक वायलेंस सिर्फ औरतों मतलब वाइफ्स के लिए नहीं है. ये एक अवेयरनेस के लिए है कि भी मदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, वाइफ, डॉटर, स्टेप डॉटर, कोई भी कर सकती है. ओके. क्या डोमेस्टिक वायलेंस का केस एक मेल कर सकता है? नहीं कर सकता. कोई मतलब पुलिस स्टेशन जाओगे कोई एक्सेप्ट भी नहीं करेगा. बट ऐसे केसेस हो रहे हैं. लेकिन इस केस में ये हो सकता है कि भी जब आपके ऊपर एलिगेशन आते हैं, लड़ना तो पड़ेगा ना अगर आपके ऊपर एलिगेशंस आए हैं. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ये तो पता लग ही जाता है कि भी अब मैं जब चैट्स मतलब मेरे पास चैट्स आती हैं 500 पेजेस के, जब हम वो पढ़ते हैं, जब लड़की केस फाइल करते हैं, तो वी ट्राई टू फाइंड आउट कि क्या किस तरीके से ये सिलसिला शुरू हुआ. तो आई वाज शॉक्ड कि सबसे पहले उन्होंने कहा कि अपनी सैलरी स्लिप हमारे पास भेजिए. ओके. ठीक है, तभी हम बिलीव करेंगे कि आपकी सैलरी इतनी है. लड़के ने सैलरी स्लिप भी शो की. हम तो आपको गाड़ी देना चाहते हैं, आप समझ रहे हो इस चीज़ को, सो दैट इन फ्यूचर दे यूज़ इट एज अ टूल. अगर लड़के ने अगर हाँ बोल दी और अपनी डिमांड की गाड़ी बोल दी, क्योंकि ये चीज़ें हमने फिर वो उसमें देखा था कि पिटीशन में डाला, इन्होंने तो हमसे गाड़ी डिमांड की थी.
तो उसके बाद जो भी आजकल तो प्री मैरिटल शूट्स होते हैं या जो भी पहले शादी की शॉपिंग होती है उसके, तो इट्स बेटर इफ़ मेन इज़ इन्वॉल्व जो भी है इन सब चीज़ों में। आप अपने बिल्स सेव करके रखिए, ठीक है, चैट सेव करके रखिए, डू नॉट डिलीट देम, ठीक है। और पहले शादी से पहले डोंट ट्राई कि इंटीमेसी टॉक ज़्यादा करिए, क्योंकि ये चीज़ भी एक एज अ टूल यूज़ किया जा रहा है। हाँ जी, क्योंकि ये यूज़ किया जा रहा है कि ये तो शुरू से ही इसी टाइप का था। अब हस्बैंड भी अपनी होने वाली वाइफ से इस तरीके की बातें नहीं कर सकता, तो आई डोंट नो वेयर द वर्ल्ड इज गोइंग। अच्छा, ये खैर मुझे इन सब चीज़ों में तो बहुत ज़्यादा ही अब ऐसा लग रहा है जैसे खोखले रिश्ते होते हैं ना, तो एकता कपूर के सीरियल की तरह हो गया कि हर कुछ टाइम में आपका हस्बैंड बदल जाता है, मिहिर चेंज हो रहा है बार बार। तो वैसे ही वाला रिलेशनशिप आजकल नज़र आता है हस्बैंड वाइफ का कि हर कुछ टाइम में एक नया पार्टनर आपके पास आएगा। खैर ये बात आपने बिल्कुल सही की कि अब अगर एक हस्बैंड अपनी वाइफ से कोई खुलकर बात नहीं कर सकता, कुछ कॉन्ट्रैक्ट भी है जो आजकल साइन हो रहे हैं, एग्रीमेंट साइन हो रहे हैं, और उसके बाद मतलब शादी से पहले ही एग्रीमेंट साइन हो जाते हैं, ये तेरा ये मेरा। तो ऐसा कौन सा ये एक प्री नप्चुअल कॉन्ट्रैक्ट की बात उठी थी, एग्रीमेंट की, कि शादी से पहले ही एक एग्रीमेंट साइन हो जाएगा कि आई विल बी वर्किंग। लड़की कहती है कि कल को मुझे रोका ना जाए, ठीक है, बच्चे होने के बाद मेरे पास इतना हिस्सा होना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें उसमें पॉइंट्स। वो तो देखो, ये तो अपने ऊपर है आप क्या एग्रीमेंट करना चाहते हो। ये तो म्यूचुअल एग्रीमेंट की तरह होता है कि भी एक, और अगर हम दोनों स्प्लिट होंगे तो कितना हिस्सा तेरे पास जाएगा, कितना हिस्सा मेरे पास जाएगा, तो बच्चे को कौन पालेगा, पहले से ही डिसाइड कर लिया जाता है। बट दिस इज़ नॉट लीगल इन इंडिया, इट्स नॉट लीगल इन इंडिया। बट हाँ, अभी एक हमने केस देखा था जिसमें कि लिव इन में रहते हुए एक जो कपल थे, उन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया था, जिसके बाद लड़की ने उसके ऊपर रेप का केस डाला था। तो वो अग्रीमेंट रियली हेल्प दैट मैन कि हमारे बीच में तो अग्रीमेंट था, हम लिव इन में रह रहे थे। सो प्री नप्चुअल अभी इतना वर्केबल नहीं है हमारे इंडिया में, बिकॉज सी वी आर वेरी रिलीजियस टाइप ऑफ फैमिलीज। हमारे कल्चर बहुत वाइड हैं, हमारे कल्चर्स में डिफरेंट रंग हैं, बहुत सारे। अब आप बिलीव नहीं करोगे, डाइवोर्स उस पर भी होता है कि भी यार आप ब्रास के बर्तन नहीं आपने यूज़ किए शादी के टाइम पे। अच्छा। तो कहाँ जाओगे आप? Exactly. एक ये ईगो की लड़ाई है। हम दो सोल्स को मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर हम एक सिर्फ सौदेबाजी कर रहे हैं, ये तो समझ ही नहीं आ रहा आज के टाइम पे। मुझे लगता है नए स्टार्टअप है, हर कोई स्टार्टअप करना चाहता है, तो एक लड़की के लिए बहुत इजी हो जाता है। सॉरी टू से दिस इज़ नॉट फॉर ऑल, बट येस, हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि बहुत सारी फीमेल्स ऐसी भी हैं जो कर रही हैं, और ये तो अब विजिबल हो रहा है कि वो लोग खुद कर रहे हैं। और एक कोई भी बिजनेस आप स्टार्ट करते हैं तो आप शायद 2 करोड़ 2 साल में नहीं कमा सकते, बट आई थिंक ये जो बिजनेस हो गया है शादी का, इसमें 2 करोड़ आप बहुत इजीली मांग सकते हैं। मेरे पास 25 करोड़ वाला केस भी आया हुआ है। ओके, किस ग्राउंड पर ये अमाउंट फिक्स किया जाता है? वो ये कहते हैं कि ये पूरे लाइफ का खर्चा है, कि मुझे तो कल को अपने बच्चों को पढ़ाना भी है, शादियां भी करनी है, हमें इंटरनेशनल ट्रिप्स भी करने होते हैं। अच्छा, उसके लिए भी हस्बैंड पे करेगा? बिल्कुल, इवन आफ्टर डिवोर्स कि आपको इंटरनेशनल ट्रिप्स करने हैं, तो क्या वो उसमें कहीं वो इंसान अपनी दूसरी लाइफ तो शुरू ही नहीं कर पाएगा। वो शायद पिछले वाली कोई पूरा नहीं, अभी वो कहते हैं ना, गड्ढे नहीं भर पाएगा, तो वो शायद आगे। जब मैंने ब्रेकअप पूछा कि ये 25 करोड़ का क्या ब्रेकअप है आपके पास, कैन यू गिव मी, बिकॉज आई वाज द मीडिएटर इन दैट। सो व्हेन दे टोल्ड मी कि हमें तो हमें तो अच्छा खाना भी खाना है, हमें तो अच्छा कपड़ा भी पहनना है, अच्छे स्कूल में, मतलब स्कूल भी बहुत महंगे वाला, आगे बच्चे को इंटरनेशनल एजुकेशन भी देनी है, हमें इंटरनेशनल घूमने भी जाना है साल में एक बार। सो वो लड़की किसी भी पॉइंट पे एडजस्ट नहीं करना चाहती है। एक तो ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि भी, अब मिसकंसेप्शन क्या, फैक्ट है ये बहुत बड़ा, कि लड़की एक चाहे छोटी फैमिली से एक बड़ी फैमिली में शादी करती है, और अगर वहाँ का लाइफस्टाइल थोड़ा अच्छा है या बहुत अच्छा है, डाइवोर्स के बाद उसको वही मतलब मेंटेन करने के लिए पैसा मिलना चाहिए।
इवन अगर वो बाद में वर्किंग हो तो तब इवन वर्किंग हो, आप अतुल सुभाष के केस में देख लीजिए, शी वॉज IT अच्छी कंपनी में काम कर रही थी वो, फिर भी उनको देना पड़ा क्योंकि देखो एक्सटॉर्शन किस तरीके से हो रहा था, मेंटली हरास करके कि मैं बच्चे से नहीं मिलने दूंगी। ये भी एक बहुत उभरती हुई बात है कि चाइल्ड कस्टडी के लिए अभी भी मदर्स को ही प्रेफर किया जाता है, नॉट फादर्स। सी देखो 6 साल तक का तो होता है कि मदर ही संभालेगी बच्चे को, क्योंकि मदर एक बच्चे को अपनी माँ की ज़रूरत होती है। इनिशियल डेज में तो बिल्कुल होती है, जब बिल्कुल बेबी होते हैं तो 6 साल तक तो कहते हैं कि वो माँ के साथ ही रहेगी। उसके बाद अब ये तो है ही है, लेकिन क्या होता है कि अभी वो एडल्ट तक रखती हैं अपने साथ कि जब तक वो 18 का ना हो जाए। और इतना आप बिलीव नहीं करोगे सपना, बच्चों का माइंड वॉश ऐसे इतना पॉइजन फीड किया जाता है। अगर तो बच्चा बाप के साथ है तो वो मदर के अगेंस्ट है, और अगर मदर के साथ है तो वो अपने फादर के अगेंस्ट है। देखिए बच्चे में जो भी वैल्यूज आप डालते हैं वो अकेली मदर नहीं डालती, अकेले फादर नहीं डालते, दोनों मिलकर डालते हैं। और जितना हमने देखा कि ठीक है मदर अगर वर्किंग है, इंडिपेंडेंट है, बच्चा कॉन्फिडेंट होता है, लेकिन एक फादर फिगर जब साथ होती है तो उसके आने से जो कॉन्फिडेंस आता है एक बच्चे में, वो कॉन्फिडेंस वो लैक करता ही करता है आगे सोसाइटी में। ये बात सबको पता है, पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। मैं तो ये बहुत अच्छे से एक्सेप्ट करती हूँ कि अगर बाप होता है तो सपने देखे जाते हैं। एग्जैक्टली ठीक है, सपने तो खरीदे जाते हैं फिर एक फादर के होने से। माँ होती है तो एक इमोशनल जो प्यार होता है एक माँ, मैंने कहीं पढ़ा था कि अगर माँ के होते हुए हार्ट अटैक्स के चांसेस कम हो जाते हैं अगर माँ रेज करती है अपने इनिशियल जो फाउंडेशन डेज में होते हैं, तो हार्ट अटैक के चांसेस कम हो जाते हैं। और क्योंकि अगर वर्किंग मदर हैं, वो टाइम नहीं मिल रहा, तो बच्चे बहुत जल्दी डिप्रेशन में चले जाते हैं। बिल्कुल। और ये सिंगल मदर्स का एक और नया जो कॉन्सेप्ट सोसाइटी को दे रहा है हमारा वेस्टर्न कल्चर, मुझे लगता है कि ये कम्प्लीटली हमारी वैल्यूज़ के अगेंस्ट होता जा रहा है। कुछ जगहों पर मैं फिर ये मेंशन करूँगी कि कुछ जगहों पर ये ज़रूरी भी है, जहाँ ब्रुटैलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है या केसेस नहीं एक्सेप्टेबल, वहाँ ज़रूरत है तो कीजिए। बट इस तरीके से एक नया बिजनेस बनाकर शादी जैसी एक पवित्र चीज़ को, जिसे हम लोग बहुत ज़्यादा पवित्र ही मानते हैं और कहते हैं कि 7 जन्मों का एक बंधन है, उस बंधन को आप पहले ही जन्म में इतना खराब कर देते हैं कि आपका क्या आगे आने वाली ना जाने कितनी जनरेशन्स का ट्रस्ट शादी पर से हटता जा रहा है। और ये ज़रूरी नहीं है कि ये अरेंज मैरिजेस में हो रहा है, ये लव मैरिजेस में ज़्यादा हो रहा है। अच्छा, ये परसेंटेज लव मैरिजेस में ज़्यादा है एज कम्पेयर टू इवन इफ आपका 8-9 साल का रिलेशनशिप रहा है, 10-10 साल का रिलेशनशिप रहा है, उसके बावजूद भी डाइवोर्सेस हो रहे हैं, इवन इफ व्हेन यू नो द पर्सन सो वेल। अब तो वो वाली बात सच हो गई ना, जितना इंसान आपको ज़्यादा अच्छे से जानता है वो पीठ पे खंजर उतनी तेज मारता है। एग्जैक्टली। अच्छा, वी आर लिविंग इन अ कंट्री जहाँ पर हर चीज़ के लिए मिनिस्ट्री है। एक चाइल्ड मिनिस्ट्री है और विमेन एक कमीशन है, इवन फॉरेस्ट के लिए भी है, मेल्स के लिए भी है। बहुत लड़ाई हो रही है इसके लिए अब कि मेंस कमीशन भी होना चाहिए। मुझे लगता है उससे ज़्यादा ही अच्छा होगा कि भी अगर जो लॉज अभी है उसमें कुछ अमेंडमेंट्स किए जाएं कि फॉल्स केसेस पे भी एक्शंस लिए जाएंगे और स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जाएंगे, जो कि अभी तक नहीं लिए जाते। बहुत खास नहीं है, 2-3 साल की सज़ा हो जाएगी या फिर आप फाइन भर दोगे, विच इज़ वेरी फिजिबल फॉर एनीवन टू डू। अच्छा, मेरा एक कोई लाइफ इम्प्रिजनमेंट नहीं हो रही है, कोई डेथ पेनल्टी नहीं है, कोई ऐसी डर वाला कुछ भी नहीं है। आप बिलीव नहीं करोगे, चलो छोटा सा एक एग्जांपल देती हूँ। जब हम जेल विजिट में जाते हैं तो हम देखते हैं कि भी इट्स आउट ऑफ द टॉपिक, बट किसी को डर नहीं है सज़ा का। रेप करने के बाद भी वो कहते हैं मैम हो गए, मैं 4 महीने से अंदर बैठा, मुझे निकाल दो, और कितना रहना है यहाँ पे। मतलब दे हैव नो फियर। सो मैं वही कह रही हूँ कि भी जब फियर ही नहीं होगा, लॉ एंड ऑर्डर का कोई डर ही नहीं है हमें, तो फिर मतलब आप ये देखो कि लोअर कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को नहीं लागू कर रही है,
जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स कहते हैं वो ये कहते हैं कि अभी अब अतुल सुभाष का अगर आप पूरा वीडियो देखोगे कि पहले एविडेंस पहले होता है, उसके बाद क्रॉस एग्जामिनेशन होता है। इनके केस में क्रॉस एग्जामिनेशन पहले हुआ है और एविडेंस बाद में हुआ है। अच्छा, क्या पनिशमेंट्स दी जानी चाहिए ऐसे केस में टू द फीमेल या उसकी फैमिली मेंबर्स? बिकॉज इस केस में पर्टिकुलरली उसकी मदर भी इन्वॉल्व थी, उसके ब्रदर भी इन्वॉल्व थे और एक अंकल का भी नाम वो लेकर गए थे। तो उनके लिए क्या कोई पनिशमेंट है? क्योंकि अभी तो शायद वो जेल से भी बाहर है। बेल तो बहुत इजीली मिल जाता है ना, उसमें तो कोई वो चीज़ नहीं है। बट मैं ये कह रही हूँ कि भी पनिशमेंट तो देखो वही डिसाइड कर सकते हैं जो कितना स्ट्रिक्ट करना चाहिए इसको, क्योंकि इतना हार्श भी नहीं हो सकते हम अपनी फीमेल्स के अगेंस्ट। बट क्या अभी लॉ में बट हाँ, लेकिन ये है कि भी अगर एक्सटॉर्शन का केस है, जो मुझे लगता है कि भी उनका इतना डर होना चाहिए कि अगर आप इतने पैसे डिमांड कर रहे हो और इंसान ने सुसाइड भी कर लिया, तो देन देयर हैज़ टू बी सम रेम्यूनरेशन दैट द फैमिली हैड टू बियर, द गर्ल्स फैमिली, तो उनको मतलब बियर करना पड़ेगा एंड शैल बी गिवन टू द मेंस फैमिली, जो हस्बैंड की फैमिली है। और जो बच्चा है वहाँ पे इनसिक्योर, और बच्चा भी शुड बी गिवन बैक टू दी मेंस फैमिली सो दैट वो एक अच्छे तरीके से रेज हो सके। इससे बड़ा पनिशमेंट आई डोंट थिंक, जब बच्चा आपका चला जाएगा तो इससे बड़ा पनिशमेंट और नहीं हो सकता एक औरत के लिए। ये जो भी हम बात कर रहे हैं इसमें मुझे ये समझ में आया कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा है नहीं। आई एम नॉट द राइट पर्सन टू टेल दिस थिंग कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। वो तो जो हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हमें बताएगा कि क्या होना चाहिए। बट मेरे हिसाब से जो होता है कि जो फाउंडेशन ऑफ द केस है उसी पे ही बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन हो जाने चाहिए कि जब एक लड़की केस लेके आती है उसकी क्या इन्वेस्टिगेशन होती है, क्या हमारी जो पुलिस ऑफिसर्स हैं इतने ट्रेंड हैं कि वो ये निकाल सके कि ये केस कितना जेन्युइन है कितना नहीं है, इसको फाइल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। सो ये ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में होना चाहिए। या फिर अब हमारे यहाँ पे प्रोटेक्शन ऑफिसर होती है, नो वन नोज़ कि एवरी डिस्ट्रिक्ट में एक प्रोटेक्शन ऑफिसर होती है, नोबडी नोज़ कि डोमेस्टिक वायलेंस में होती है, हु विल गाइड यू अबाउट योर राइट्स। बहुत सारी चीज़ें हैं सपना जो हमारे आम जनता को पता ही नहीं है कि पुलिस स्टेशंस में कैसे होता है। वेल ट्रेन्ड पीपल फॉर दिस हु आर वर्किंग डेडिकेटली फॉर वुमेन चिल्ड्रन, जो फैमिलीज़ के लिए हैं। एक ऑर्गेनाइज सिस्टम तभी शुरू होगा जब हमारी नींव अच्छी होगी, रूट अच्छा होगा। सो हैविंग सम एक्सपर्टीज एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग जो वहाँ पे बैठेगी पुलिस स्टेशन में, दैट विल हेल्प। बात करेंगे तो हमारे पास एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए हर स्टेज पे, एट द टाइम ऑफ व्हेन केस इज़ बीइंग फाइल्ड, जब वो कंप्लेंट लेके आते हैं, उसके बाद काउंसलिंग के लिए, क्योंकि जो पुलिस पीपल आर नॉट वेल ट्रेन्ड फॉर दिस। उनका काम है इन्वेस्टिगेशन करना, प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करके उस केस को फाइल करना। उसके बाद जब वो कोर्ट में आता है, देयर फैमिली कोर्ट्स तो है, देखो स्पेशलाइज कोर्ट है, सब कुछ है, बट वी नीड मोर जो साइकेट्रिस्ट हैं काउंसल करने के लिए, एक्सपर्टीज बैठे, that is missing. Police is not psychiatrist. Exactly, they are not the counseling body और हाँ, वो ना ही उनकी ट्रेनिंग इतनी परफेक्टली की जाती है कि वो काउंसल कर पाए। बिकॉज उनके पास एक नहीं, उनके पास और तरह के भी केसेस आते हैं। दे आर हैंडलिंग रेप्स ऑल्सो। सो वुमेन के केसेस में थोड़े से वुमेन फ्रेंडली हो जाएं या चाइल्ड फ्रेंडली हो जाएं। इवन इफ व्हेन इट कम्स टू मेन, अगर दिख रहा है कि ये एक्सप्लॉइटेशन का केस है, उसी टाइम पे उसको कैसे रोका जाए। धारा तो लगती है 182 CRPC में लगती थी, अब BNSS में आई हैव टू रिकॉल क्या है, बट ये होता है कि अगर फेक रिपोर्ट आती है तो वो भी लगाई जाती है, लेकिन बहुत कम होता है वो भी। अगर फेक केस आता है तो वो फिर जो कंप्लेनेंट है उसके अगेंस्ट चला जाता है। तो अच्छा, जैसे भी दीज आर द प्रोविजंस, बट उसको प्रॉपरली यूज नहीं हो रहा है। इम्प्लीमेंटेशन मैं वर्ड यूज करूंगी, कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंटेशन में लैक हो रहा है कई चीजें। अच्छा, क्या जैसे आपने बताया कि 80 to 90% केसेस ऐसे होते हैं जो आपको पहले ही पता चल जाता है कि फेक है, फाइल इन्वेस्टिगेशन, तो उस टाइम पर उन्हें रोकने के लिए क्या प्रोविजंस लेने चाहिए कि ये वहीं रुक जाए, इसके आगे इस केस को बढ़ाएं ही ना? देन
जब फेकनेस प्रूफ हो रही है, देन व्हाई अननेसेसरी एक किसी रिलेशन को तोड़ना, या किसी एक मेल मेंबर, बिकॉज सफरर इज मेनली द मेल मेंबर, बिकॉज सब कुछ उसके ऊपर आ रहा है। चाइल्ड कस्टडी की बात आती है तो मदर को ज़्यादा प्रेफरेंस मिलती है, और एक बच्चे को तो आई थिंक एज अ टूल यूज़ किया जाता है इस सपोर्ट को, कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसे मिले। अतुल के केस की, क्योंकि हम मेजरली उसी केस की बात कर रहे हैं, तो उस केस में भी ये देखा गया कि 40,000 फॉर 3 to 4 year old चाइल्ड, मतलब इज इट रिक्वायर्ड 40,000? इतना ही होता है क्या अमाउंट? ये हमें भी पता था, दैट वाज अ फेक केस। इवन जज को पता था, जो कि ये बताया गया कि शी वाज आल्सो डिमांडिंग, ये तो होता ही है, हाँ, शी वाज आल्सो डिमांडिंग फॉर ब्राइब। तो ऐसे केसेस में क्या एक लेवल पर आकर ऐसे केसेस को स्टॉप कर दें? उसके पर रोकेगा कौन? लॉ एंड ऑर्डर ही साथ में, तो हाँ, रोकेगा कौन उसको? रोकेगा कौन? जिस चीज़ की लिबर्टी ऐसे केसेस ले रहे हैं आजकल पेरेंट्स, या जो आजकल के बच्चे हैं, वो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा फ्री हैंड लेकर कर रहे हैं कि ठीक है, कोई रोकने वाला नहीं है, और सूनर और लेटर, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 10 साल बाद पैसे मैं मिल ही आपको जाएंगे। ये बता देती हूँ कि कमिंग फ्यूचर ऑफ द मैरिज इंस्टीट्यूशन बहुत बुरा दिख रहा है। एग्जैक्टली। ये लोगों को अभी रियलाइज़ नहीं हो रहा है, बट देखो, माँ बाप ने तो चले जाना है। हम शादी का जो कंसेप्ट होता था, यही होता था ना यार, लाइफ में कोई होना चाहिए हमें संभालने वाला, जब हम बीमार होंगे, जब हम 60-70 के होंगे, तो कोई एक लाइफ पार्टनर, जब कोई आपके पास बात करने के लिए भी नहीं रहेगा, आप वो स्थिति को सोच के देखिए क्या होगा फिर। लेकिन अभी सिर्फ पैसा दिख रहा है, अभी सिर्फ पैसा दिख रहा है, अभी आपको लगता है कि पैसा ही सब कुछ है, बट जब आपके पास कोई बात करने के लिए नहीं होगा। मैंने कितने ऐसे कपल्स देखे हैं जिनका तो पता ही नहीं लगता, 2-2 दिन 3 दिन तक मरे हुए हैं घर में, और बहुत दिनों बाद पता लगता है जब स्मेल आने लग जाती है रूम्स में से। दिस इज गोइंग टू बी द फाइनल जो दिखेगा ना इमेज, ये होने वाला है कि आप अकेले रह जाएंगे, ना बच्चे साथ में रहते हैं, ठीक है, बच्चे भी अपनी अपनी लाइफ में बिजी हो जाएंगे। जिस बच्चे को लेके आप यूज़ करके एक्सटॉर्शन कर रहे हो, वो बच्चा भी चला जाएगा एक दिन। वो वैल्यूज जब उसे नहीं मिलेंगी, वो प्यार उसे नहीं मिलेगा, बिकॉज एक पेरेंट का प्यार ही उसे मिल रहा है ना। देखो, ये जितना इमोशनल और सेंसिटिव टॉपिक है, फैमिली इंस्टीट्यूशन, परिवार, शादी, उतना ही एक प्रैक्टिकल टॉपिक भी है, क्योंकि लीगैलिटी आ जाती है जो अब चल रहा है। हम इमोशनली नहीं सोच रहे हैं इस इंस्टीट्यूट को लेके, सिर्फ और सिर्फ बदला लेने की भावना, ईगो की लड़ाई है ये सिर्फ, और कुछ नहीं। और बदला भी किससे ले रहे हो? हु इज़ रेडी टू गिव यू एवरीथिंग। अच्छे पति नहीं मिलेंगे फिर आगे जाके, अगर ऐसे ही सुसाइड होने लगेंगे तो अच्छे पति तो नहीं रहेंगे किसी के पास भी, अच्छे लाइफ पार्टनर कहाँ से मिलेंगे? शादी से तो भरोसा उठ ही रहा है अब लोगों का, बिकॉज हम भी कोर्ट में जब डिस्कस करते हैं, हम इतने वकील बैठते हैं, तो किसी भी वकील का घर नहीं टूटा होगा, आप ये देख लीजिएगा। मुझे एक केस याद आ रहा है, अभी कोई मुझसे डिस्कस कर रहा था कि मैं अपने हस्बैंड के साथ बैठी थी। इट वाज अ लव मैरिज, आई वोंट नेम द पर्सन हियर, बट दोनों हस्बैंड वाइफ की आपस में एक बहुत ही नॉर्मल सी कन्वर्जेशन थी, और उस कन्वर्जेशन में उन्होंने ये कहा कि मैं बहुत सारी चीज़ें मेंशन करना चाहता हूँ इवन आफ्टर 3 to 4 years ऑफ मैरिज। अब ये कपल ये डिस्कस करने पर मजबूर हो गया कि इन केस अगर तुम्हें कभी मुझसे डिवोर्स चाहिए तो मैं ये चीज़ें तुम्हें नहीं दूंगा, या ये चीज़ें मैं चाहता हूँ कि मैं अपने पेरेंट्स के नाम कर दूँ ऑलरेडी, सो दैट कल को तुम क्लेम मत करना कि इस पर भी मेरा हक है। एक ट्रस्ट का रिश्ता होता है शादी। जब आप ट्रस्ट ही नहीं करेंगे तो आपका रिलेशनशिप कितना लंबा और कैसा होगा जब तक आप उस रिलेशनशिप के अंदर हैं। और जब आप अपने पार्टनर पे ट्रस्ट नहीं कर रहे तो क्या आप अपने बच्चों पे ट्रस्ट करेंगे? मैं मैसेज कन्वे करना चाहती हूँ यहाँ पे सभी औरतों को जो कि मैरिड हैं, डोंट टेक मैन एज अ गारंटेड कि वो आप ही जो वो कमा रहा है वो सारा आपके लिए कमा रहा है। एग्जैक्टली। उसको भी पालने के लिए उसके माँ बाप ने पैसा खर्च किया है, जैसे आपके माँ बाप के ने पैसा खर्च किया आपकी एजुकेशन के लिए, ये सोचकर कि आप भी काम करोगे और अपने पैरों पे खड़ी होंगी।
औरतों को ये समझना पड़ेगा कि वो भी घर बना सकती है, वो भी अपने पैसे से गाड़ी खरीद सकती है अगर वो मेहनत करें। पर वो चाहती है कि मेहनत आदमी करें और एंजॉय वो करें। सो ये जो कंसेप्ट है, क्योंकि मेरे पास एक वुमेन आई थी जब मैं स्टार्टिंग में उसमें थी, तब तो मुझे इतना समझ नहीं था, बट व्हेन शी केम टू मी कि मैं तो केस ही लड़ूंगी। मैंने कहा व्हाट इज़ योर एजुकेशन? और वो बहुत अच्छी एक कंपनी चला रही थी, उसने वो कंपनी बंद कर दी। कहती मैं ये केस के लिए मैंने अपना सब कुछ छोड़ दिया। मैंने कहा मैंने तो आपसे बड़ा बेवकूफ़ नहीं देखा कि अपना चलता चलाया बिजनेस आपने छोड़ दिया and you were doing pretty well, then why? मतलब you are consuming all your energy in the case but not at your work. Is it ego in some cases? It's 100% ego. और क्या है? ईगो ही तो है जो सेटिस्फाई कर रहे होते हैं। हाँ, और क्या है ये? और कुछ भी नहीं है। एंड व्हेन देखिए, मैं वही अभी पूरी बात नहीं हुई, जब हम लीगल हायर की बात करते हैं, बेटे का जो होता है बच्चों पे और वाइफ पे तीनों, उसके अगर ये अवेलेबल नहीं है तो माँ बाप के ऊपर भी होता है। अब इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, वाइफ को समझना होगा कि माँ बाप का भी उतना ही हक है। एग्जैक्टली ठीक है, लेकिन औरत क्या सोचती है कि जो उसके माँ बाप का भी है वो भी मेरा है, जो उसका है वो भी मेरा है, और जो मैं कमा रही वो तो मेरा वो ही तो मेरा है ही है। What is your contribution to the family? It is very important. बच्चा पैदा किया, रेज किया, we women are fortunate enough, हमें ये एक भगवान ने वरदान दिया कि हम बच्चे पैदा कर सकते हैं। ये एक हमारी लाइफ का वो है कंसेप्ट है कि औरत पैदा करती है और शी इज़ अ नर्चर एंड द पर्सन इज़ अ, जो मेल होता है वो प्रोवाइडर होता है। अगर वो नर्चर है वो प्रोवाइडर है। तो हम कंसेप्ट ही पूरा ख़त्म कर चुके हैं एक इंस्टीट्यूट का। मेल फीमेल क्या है सब मिक्स हो चुका है, सच बोलूँ तो नहीं समझ आ रहा है, ना बच्चों को समझ आ रहा है, ना ही आजकल के कपल्स को समझ आ रहा है कि एक शादी को कैसे चलाना है। काउंसलर की ज़रूरत हो तो काउंसलर के पास जाओ। अगर आपको थोड़े टाइम के लिए अलग रह के समझ आता है, जुडिशल सेपरेशन नाम की भी एक चीज़ होती है, यू कैन इवन ट्राई दैट ऑल्सो। जुडिशल सेपरेशन लेके अगर आपको लगता है कि थोड़ा टाइम दूर रह के एक बार हम समझ ले कि हमारी अगर इनकम्पैटिबिलिटी है इतनी, शायद थोड़ा टाइम होता है, दूर रह के समझ आता है नहीं यार यही एक इंसान था जिसके साथ मैं जेलअप हो सकती हूँ। और ये काफ़ी केसेस में लेटर ऑन रियलाइज़ होता है। लेकिन इन द केसेस लाइक अतुल सुभाष या पुनीत खुराना या फिर जो सोनू का केस हम बात कर रहे हैं, इस टाइप के केसेस में पहली बात तो कोई भी मीडिया कवर नहीं करती है जब तक इतना बड़ा नहीं हो जाता मामला। मीडिया तभी आगे निकल के आती है जब बहुत एक्सट्रीम में हो जाता है। अब मीडिया अब अपनी तरफ से एक रोल प्ले कर रही है। रिलेटिव्स, घर वाले जो पॉइजन फीड करते हैं अपने बच्चों को, तू ये भी कर, हम तुम्हारे साथ हैं, नहीं 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 वकील ने बोल दिया है वो कर देगा। प्लीज़ डोंट गिव योर फैमिली इन द हैंड ऑफ रॉन्ग पर्सन। आपका परिवार है वो। तो ये बहुत समझने की कोशिश है। आप अपनी भी बुद्धि लगाइए, अपना भी दिमाग लगाइए कि आपको क्या चाहिए अपनी लाइफ से। क्या आप नहीं चाहते कि आप एक लाइफ पार्टनर के साथ रहे? अतुल सुभाष कहता वो कोरियन प्रोग्राम्स वेब सीरीज़ देखती थी तो शी वॉज लुकिंग फॉर कि मैं भी वैसा सा दिखूं। ये तो मतलब हद ही हो गई कि मेरे पसंद के कपड़े नहीं डाले तो लड़ाई हो गई, पसंद का खाना नहीं बना तो लड़ाई हो गई। तो आई एम सॉरी फॉर अतुल सुभाष, व्हाट हैड हैपेंड टू हिम, इट वाज एक्सट्रीमली रॉन्ग फॉर श्योर। वो लड़ सकता था थोड़ा और पेशेंस, बिकॉज ही वॉज बीइंग पेशेंट, बट थोड़ा सा और पेशेंस अगर वो रख लेता तो आज शायद अतुल हमारे साथ होता। और यहाँ आकर मुझे ऐसा लगता है कि हमें जागने की ज़रूरत है। इट इज़ लाइक अ नाइटमेयर कि सब कुछ इतना अच्छा हो रहा होता है, और स्पेशली इंडिया में जहाँ हमारी शादी जब लड़का देखने जाते हैं तब भी भगवान के नाम से शुरू होती है। पहला कार्ड भगवान को दिया जाता है और भगवान के रूप में देखा जाता है, भगवान विष्णु और लक्ष्मी के रूप में
वर और वधू को देखा जाता है, वहाँ आकर आप इसे सिर्फ एक बिजनेस की तरह चला रहे हैं। तो यार अगर इतना ही बिजनेस करना है, बाहर जाइए ना, स्टार्टअप कीजिए, बाहर कमाइए। एक प्रोवाइडर को मिसयूज करके उसको इस तरह से सोसाइटी में नचाकर उसे इतना मेंटल हैरास करके, स्पेशली उसकी फैमिली को बीच में इन्वॉल्व करना, ये भी मैं आपसे जानना चाह रही थी कि क्यों आपकी शादी एक लड़के से हुई तो आप उससे बात कीजिए, उसकी फैमिली। लेकिन ये भी देखा गया है कि आसपास के जितने मेल मेंबर्स होते हैं उनको भी कहीं ना कहीं केस में इन्वॉल्व कर दिया जाता है। आप आस-पास छोड़िए, मैंने ऐसे भी देखे जो सिर्फ शादी अटेंड करने आते हैं, उसके बाद तो अपने टाउन्स में होते हैं। Exactly. इंडिया के किसी भी कॉर्नर में होंगे या इवन बाहर भी होंगे, उनका नाम भी आ जाता है। ये मेल्स को ये pressurize एक करने तरीके के से लिए। नहीं, हाँ, ये एक प्रेशर क्रिएट करने के लिए, हरास करने के लिए होता है कि देख तेरे हर मेंबर को मैं घसीट लूंगी कोर्ट में, और अब तो मुझे वो पैसे दो जो मैं मांग रही हूँ, जो मैं जो डिमांड है उसे पूरी करो। ये उस प्रेशर के लिए भी है। स्पेशली मेरी रिसर्च में ये पता चला कि जो ब्रदर इन लॉ है, यानी कि मेरी जो ननद है उनके हस्बैंड, सिस्टर के हस्बैंड जो है, उनको बीच में इन्वॉल्व जरूर किया जाता है कि भाई घर का जवाई है, घर का दामाद है, तो इसके नाम पर बहुत जल्दी पैसा निकाल देंगे। बिल्कुल। तो ये गलत है, क्योंकि हर कोई अपनी गृहस्थी, अपना घर बचाकर चलना चाहता है। मैं आपको बता रही हूँ ना, बहुत ही एक मतलब बिल्कुल सेम तरीके के पिटीशन लिखी हुई आती थी। हम कहते थे इसमें कोई मतलब नाम बदले हुए हैं, डेट्स बदली हुई हैं, बाकी सब कुछ सेम है, फैक्ट सेम है। तो इस तरीके की प्रैक्टिस है, तो दिस इज हार्मिंग द सोसाइटी। एग्जैक्टली। ये हमारे जैसे कहते हैं कि भी जो लॉ बनाता है वो वही उसको बिगाड़ता है। ओके, व्हाट शुड बी डन नाउ? ठीक है, अब जो खराब कर रहे हैं, जो एक मेंटल सेट लोगों का हो गया है, करना क्या चाहिए? शादी के टाइम पर क्या होना चाहिए? व्हाट शुड बी डन ताकि ऐसे अतुल सुभाष और ना मरे? बोलना नहीं चाहिए, लेकिन हाँ एक एग्रीमेंट होना चाहिए कि आपने एट द टाइम ऑफ मैरिज क्या लिया है, क्या दिया है, सो दैट इट इज़ क्लियर ऑन डॉक्यूमेंट्स कि हाँ ये लेना देना हुआ था हमारा, कल को इसमें कोई लड़ाई ना हो। दूसरा, अगर आप किसी मैट्रिमोनियल साइट से शादी का कोई कर रहे हैं, वहाँ से कर रहे हैं, तो अपनी भी स्क्रूटनी कीजिए, अपनी तरफ से भी पूरा इन्वेस्टिगेट करिए, क्योंकि बहुत मैंने पीछे देखा कि लॉकडाउन पे तो बहुत जल्दी जल्दी शादियाँ हुई हैं इस तरीके से, झट मंगनी झट ब्याह। आप भी चेक कीजिए, क्योंकि बाद में पता लगता है कि इसकी तो दूसरी शादी है, पहला डाइवोर्स हो चुका है। यू नीड टू चेक एवरीथिंग एंड एटलीस्ट एक रिश्ते को 6 महीने से लेके 1 साल तक का समय दीजिए। जल्दबाजी मत कीजिए किसी भी शादी में, क्योंकि शादी के बाद तो आप फंसी जाओगे उसके बाद। ठीक है, जैसे मैंने पहले बोला था कि ट्राई टू अवॉइड इंटीमेसी बिफोर मैरिज। इफ़ इट इज़ अरेंज्ड तो बहुत ज़्यादा अवॉइड करिए, क्योंकि उसको कैसे एज अ टूल यूज़ किया जाएगा, यू नेवर नो। लव मैरिज का तो कंसेप्ट ही डिफरेंट है, बट इन अरेंज मैरिज क्योंकि पहले कहते थे ना लड़का लड़की को तो मिलने भी नहीं देते थे, है ना। शायद बिल्कुल सही करते हैं। हमारे घर अगर हमारे पेरेंट्स स्ट्रिक्ट थे, और हम पेरेंट्स भी तो नहीं, मतलब सुनता कौन है आजकल पेरेंट्स की, बच्चे तो आप जेन जी अल्फा आ चुके हैं, अब तो सुनने को तैयार नहीं है। तो ये ज़रूर कीजिए कि आप अपना और बिल्स संभाल के रखिए, जैसे मैंने पहले बताया। कहाँ पे इवन हनीमून की भी सारी डिटेल्स जो होती हैं, अपनी चैट्स मत डिलीट कीजिए, वट एवर इट इज़, डू नॉट डिलीट दैम, यू नेवर नो क्या उसमें से निकल के आएगा। और शादी ऑन द बेसिस ऑफ कि सिर्फ एक सैलरी से कर रहे हो, पैकेज से कर रहे हो, तो ये तो एक बहुत ही गलत मैसेज है हमारी सोसाइटी के लिए। सो हाँ, जो हम प्रिकॉशंस ले सकते हैं वो ज़रूर कीजिए। और हाँ, आप पहले चेक कीजिए कोई पुलिस रिकॉर्ड तो नहीं है उस इंसान का, या फीमेल है या उसकी फैमिली मेम्बर का, क्योंकि एक केस में हमें बहुत टाइम के बाद पता लगा कि उनके ऊपर एक क्रिमिनल केस चल रहा है। तो प्लीज़, क्योंकि जो एक बारी कोर्ट चला जाता है उनको बहुत सारे रास्ते पता होते हैं। सो पिछला हिस्ट्री चेक करना कि कोई पुलिस रिकॉर्ड तो नहीं है। आप किसी भी पुलिस स्टेशन में जाके ये पता कर सकते हो, आपको ये डिटेल्स मिल सकती हैं। आप RTI भी लगा सकते हो इसमें, ठीक है। तो एक प्रॉपर अपना चैनल के साथ शादी कीजिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट नाउ डेज, अगर इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं तो।
क्योंकि आजकल जो हमें तो ये लगता है कि वो बुरा मान जाएंगे नहीं कि आप मुझे लगता है सेफ हर कोई रहना चाहता है, हर कोई अपने बच्चों को आगे प्रोटेक्ट करना चाहता है, और उसके लिए अब तो एक रास्ता यही नज़र आता है कि हाँ एग्रीमेंट कर लीजिए और चीज़ों को पहले ही सॉर्ट करके आप किसी रिलेशनशिप में बढ़िए। लेकिन शायद ये एक अच्छा और एक जिसे कहते हैं ना फेथफुल और ट्रस्ट वर्दी एक रिलेशनशिप तो नहीं बनाएगा, लेकिन रिक्वायरमेंट कुछ ऐसी ही आ रही है। और यहाँ सम अप करने के लिए मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि हे लेडीज़, माना हमने बहुत सहा है, बहुत सालों तक सहा है, लेकिन बदला ना लेकर जो लिबर्टीज़ अब हमें मिल रही हैं उसे इंजॉय करने का वक्त है। इस इंजॉयमेंट को अगर हम इस तरीके से देखेंगे कि नाउ इट्स टाइम कि हमें अपने आप को सुपीरियर दिखाना है, देन समवेयर हम एक गलत ट्रैक पर हैं। अपना ट्रैक चेंज करने की ज़रूरत है, क्योंकि अब हमारे पेरेंट्स जो पहले रिस्ट्रिक्ट करते थे, हमें हर चीज़ से रिस्ट्रिक्शंस ज़्यादा हमारे ऊपर इम्पोज की जाती थी, अब हमें एक फ्री हैंड देते हैं। हम देखते थे कि हस्बैंड हमेशा सुपीरियर पोजीशन पर होता था, अब वो भी हमारे साथ चलने को तैयार है, हमारी प्रॉब्लम समझने को तैयार है। तो हम इसे इतना इसकी इतनी लिबर्टी ना लें कि वो प्रोवाइडर जो हमारे साथ जुड़ा है वो अपनी जान देने पर उतारू हो जाए। इन्जॉय दिस फेज, क्योंकि अब बहुत अच्छा एक माहौल फीमेल्स के लिए भी आ गया है समवेयर। ऑफ कोर्स देखिए, एक कॉइन के दो साइड्स हैं, अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी होगा। कुछ फीमेल्स हैं जो आज भी सफ़र कर रही हैं, कुछ मेल्स हैं जो आज भी उन्हें सप्रेस कर रहे हैं, उनके ऊपर जो गलत चीज़ें कर रहे हैं वो तो ऑफ कोर्स बंद होनी चाहिए, उसके लिए लॉज भी हैं। बट दोनों चीज़ें देखनी है कि आज फीमेल अगर किसी मेल के साथ गलत कर रही है तो ये बहुत गलत एक प्रैक्टिस है, और इसको यहीं ख़त्म करके ऐसे अतुल सुभाष जो बेचारे अपनी जान देने पर उतारू हो जाते हैं, उन्हें हमें बचाने की ज़रूरत है। मैम ने जैसे कहा कि अच्छे पति नहीं मिलेंगे, तो सच में ऐसा होगा कि अच्छे लोग मिलना बंद हो जाएंगे, अच्छे भी बुरे बन जाएंगे। तो हमें ये नहीं करना है, क्योंकि एक अच्छी सोसाइटी बनाना आपकी और हमारी सबकी म्यूचुअल एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। थैंक यू सो मच नेहा जी, आज आप हमारे साथ पॉडकास्ट में जुड़े और बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ओपन अप होकर आपने बहुत सारी बातें, बहुत सारी लीगैलिटीज़ जो हैं वो हमारे साथ शेयर की। और हम यही एक्सपेक्ट करेंगे कि एक बेटर सोसाइटी जो हम चाहते हैं वो हम हमारे खुद के हाथ में है। हमारी जो अपकमिंग जनरेशन्स हैं वो इसे बिल्ड कर पाएँ और एक अच्छी हैप्पी लाइफ जी पाएँ। विद दिस, थैंक यू सो मच। थैंक यू।